हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन एंड आंसर। इसका एक पार्ट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर हमने मेंशन किए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको कहाँ पे मिलेंगे ये, तो जिस सब्जेक्ट का ये है उसके भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, या मैंने एक प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, आप उसमें भी जाके इनको देख सकते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब SOP एंड GPP इन कम्युनिटी फार्मेसी। अगला इसी में एक क्वेश्चन और है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड बेनिफिट ऑफ SOP। ठीक, तो SOP क्या होता है, तो पहले तो इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ये SOP क्या होता है, तो SOP एक क्या है, ये सेट है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन का। समझ में आ रही बात? यानी ये कि मान लीजिए कोई कंपनी है या कोई फार्मेसी है, तो वो अपने जो वर्कर्स हैं या जो भी वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनको क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शंस लिख के रख देते हैं। समझ में आ रही बात? SOP क्या होता है, रिटन फॉर्म में होता है कि किस बंदे को कौन सा काम करना है। तो ये जब सारा लिखा रहता है, और ये हर एक काम के लिए नहीं होता बल्कि खास तौर से उन कामों के लिए होता है जो बार बार होते रहते हैं। समझ में आ रही बात? वो काम जो बार बार होते रहते हैं, करने रहते हैं, तो उनके लिए पूरा एक प्रोसीजर तैयार करके रख दिया जाता है कि ये काम आपको ऐसे ऐसे करना है, ये इसके स्टेप्स हैं। तो उससे क्या है, काम बहुत आसानी से हो जाता है। हर आदमी को अपना काम मालूम रहता है और उसको स्टेप्स मालूम रहते हैं, तो इसमें फिर क्या एरर्स आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और काम इफेक्टिवली होता है, टाइम पे होता है। ठीक है ना? वरना तो मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं और अलग अलग 10 काम है, किसी को बताया नहीं है, तो फिर क्या होगा, दिक्कत खड़ी हो जाती है। कहेगा तू कर ले उस काम को, कहेगा तू कर ले, तो आपस में ही वो लड़ने लग जाएंगे। लेकिन अगर सबका काम जब फिक्स रहेगा और सबका प्रोसीजर फिक्स रहेगा, आपको ये काम ऐसे करना है, तो काम आसानी से होगा, कम टाइम में होगा और बहुत इफेक्टिव तरीके से होगा, बिना लड़ाई झगड़े के होगा और सारे काम हो जाएंगे। तो ये होता है SOP। ठीक है ना? अब क्या है, जो भी काम है उसका क्या प्रोसीजर है, अब उसको लिख के रखना पड़ेगा। तो अब ये अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से अलग अलग SOP हो सकता है। ये नहीं कि अब ये नहीं कि एक ही SOP हर काम में फिट कर देंगे आप, ऐसा नहीं है। बल्कि जैसा काम है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बना देंगे, इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस दे देते हैं, लिख देते हैं। तो काम के हिसाब से वो वैरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए SOP बनाते वक्त, वो यहाँ पे हैं। ठीक है, सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ फार्मेसी। चूंकि यहाँ फार्मेसी से बात चल रही है तो आप उसका नाम लिखेंगे और उसके क्या कहते हैं, फार्मेसी का नाम और एड्रेस वगैरह ऊपर डाल देंगे। ठीक, उसके बाद आता है SOP नंबर। आपने बहुत सारे SOP बना रखे हैं तो SOP का नंबर डालिए और डेट डालिए कि किस डेट में आपने SOP को बनाया है, और फिर उसका एम लिखिए कि ये SOP किस लिए बना रहा है आदमी, तो उसका एम लिखिए। उसके बाद स्टेप्स टू कैरी आउट द SOP। उसके बाद आप उसमें सारे स्टेप्स लिखिए कि कौन कौन से काम करने हैं। ठीक है ना? SOP बना ही रहे हैं आप, पूरा प्रोसीजर बताएंगे तो पूरे स्टेप्स उसको लिखिए जिनको करने हैं। फिर उसके बाद हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक SOP। उसके बाद आप उसमें ये मेंशन करिए कि इस SOP के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये किसकी जिम्मेदारी है, ये काम किसको काम ये करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो आपको SOP बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए। अब SOP का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे कुछ हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसके जरिए से क्या है, सर्विस की क्वालिटी बढ़ जाती है। टू प्रोमोट यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोवाइडेड सर्विसेज। उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि जो भी सर्विस है जो प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मेसी के थ्रू, यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखने के लिए और एरर्स को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए भी SOP बनाया जाता है ताकि एरर ना हो, मिस्टेक्स वगैरह ना हो। अब इसके यहाँ पे एडवांटेज हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है कभी कभार। हम लोग आते हैं, असल जो हमारा क्वेश्चन है वो है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना? GPP गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो पहले ये समझिए कि गुड फार्मेसी प्रैक्टिस होता क्या है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग काम होंगे जिनको अगर आप कर लेते हैं तो ये कहा जाएगा कि आपने गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को परफॉर्म किया।
ठीक है ना। तो जीपीपी क्या है, तो ये बहुत सारे डिफरेंट एक्टिविटीज का पूरा एक सेटअप है, ठीक है ना, पूरा एक सेट है, समझिए एक ग्रुप है जिसके जरिए से जो लोग फार्मासिस्ट की सर्विसेज को ले रहे हैं, जो लोग फार्मासिस्ट की सर्विसेज ले रहे हैं उनकी जरूरतों को रिस्पॉन्स किया जाए, यानी उनकी जरूरतों को अच्छे तरीके से इफेक्टिव तरीके से पूरा किया जाए, उसको बोलते हैं गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। यानी आपकी कम्युनिटी फार्मेसी है, वहां से जो सर्विसेज दी जा रही हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से दिया जाए। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों है, तो इसको छोड़ दीजिए, हम लोग आते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन गुड फार्मेसी प्रैक्टिस, यानी फार्मासिस्ट का क्या रोल है, यानी फार्मासिस्ट कौन कौन से काम करे तो वो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो कई सारे हो सकते हैं, यहाँ पे हमने तकरीबन 8 पॉइंट मेंशन किए हैं, अगर आप इसको भी लिख देते हैं, ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। सबसे पहले क्या है, फैसिलिटीज। आप अपना एक फार्मेसी बना रहे हैं तो वहां पे फैसिलिटी प्रोवाइड करिए, ठीक है। अब फैसिलिटीज में क्या क्या चीज आ सकती है, जैसे कि प्रीमिसेस जो है, आपका जो फार्मेसी है उसको बना रहे हैं तो वो ऐसी जगह पे हो कि लोग उसको आसानी से पा सकते हो, और वहां पे दूसरी बात सफाई सुथराई भी हो, लोगों के लिए बैठने की जगह वगैरह, फर्नीचर वगैरह भी हो। और फर्नीचर में आपके जो शेल्फ वगैरह होते हैं जिसमें सामान वगैरह रखते हैं उसको भी आप साफ सुथरा रखेंगे, अच्छे से बना के रखेंगे, और लोगों के बैठने के लिए भी वहां पे जगह बना के रखेंगे, चेयर वगैरह लगा दीजिए। और ऐसा ना हो कि चेयर वगैरह पे धूल मिट्टी है, आ रहे लोग तो बैठ ही नहीं रहे, फिर अगली बार दोबारा नहीं आएगा वो आदमी, समझ रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है, इक्विपमेंट्स। जिन इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है आपके फार्मेसी में उनको भी रखिए, जैसे कि एक दो एग्जांपल है, जैसे कि थर्मोमीटर हो गया, ऐसे क्या स्टेथोस्कोप हो गया, या वेट करने वाली मशीन हो गई। तो जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट की, तो जो भी क्या कहते हैं इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ रही है तो वो आपके फार्मेसी के अंदर होना चाहिए। दूसरा क्या है, एसओपीज। आपको एसओपी बना के रखना चाहिए आपके फार्मेसी के अंदर, यानी जो भी वर्कर है, जो भी काम करने वाले लोग हैं, सबका काम फिक्स हो कि आपको ये काम करना, आपको ये काम करना है, तो उससे क्या बड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है ना। तो अभी एसओपी के बारे में आप ऊपर पढ़े हैं, तो एसओपी को भी क्या है मेंटेन करना चाहिए। तीसरा क्या है, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना, समझ रहे हैं, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो फार्मेसी के अंदर सामान वगैरह आ रहा है उसको कब मंगाना है, कब नहीं मंगाना है, कितना आपके स्टॉक में रहेगा, तब आप उसको मंगा लेंगे, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब प्रोक्योरमेंट पूरा प्रोसेस, अब जो प्रोक्योरमेंट है ये पूरा एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि आप जब मन करेंगे जिससे चाहेंगे सामान खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप ये देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि आपके पास कौन सा सामान है और कौन सा नहीं है। समझ में आ रही बात, कितना आपके पास सामान बचा हुआ है और कौन से सामान की आपको जरूरत है, उसकी एक पूरी लिस्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद आप वेंडर सिलेक्शन करते हैं, वेंडर सिलेक्शन करने और भी इसमें प्रोसीजर हैं बहुत सारे, लेकिन मैं छोड़ के आपको मोटा मोटा जल्दी जल्दी बता रहा हूं। तो आप क्या करते हैं, वेंडर सिलेक्शन करते हैं, मान लीजिए 10 वेंडर हैं तो उन सबसे आप मालूम करते हैं कि आपके पास कौन सा सामान है और कितने में मिल जाएगा, ठीक है। अब उनमें से जो आपको क्या है सस्ता सामान दे रहा है, अच्छा दे रहा है, उससे आप सामान खरीदेंगे। और ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही से खरीदें, हो सकता है कि कोई सा प्रोडक्ट कोई दूसरा आदमी सस्ता दे रहा हो और दूसरा कोई प्रोडक्ट कोई तीसरा आदमी सस्ता दे रहा हो, तो जहां से आपको जो सा सामान सस्ता मिले और आपका भी उसमें फायदा हो, ये नहीं कि अलग अलग जगह से मंगा रहे हैं और उसमें आपको बहुत सारा भाड़ा देना पड़ जा रहा है। तो सारी चीजों को सामने रखते हुए आप क्या करेंगे, सामान मंगाएंगे। उसमें यह भी देखा जाता है कि जो सामान भेजने वाला है वो टाइम पे भेज दे रहा है कि नहीं भेज रहा है, ठीक है। तो आपने उसको वेंडर सिलेक्शन कर लिया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे जहां से आपको फायदा हो रहा है। अब ये नहीं कि सामान आपके पास आ गया तो फौरन उसको वैसे ही लाके आपने उसको सेट कर दिया, लगा दिया उसकी जगह पे, ऐसा नहीं होता है। बल्कि सबसे पहले आप जब उसको लेके आते हैं उसको वैलिडेट करते हैं कि मैंने जो सामान मंगाया उसके हिसाब से सामान आया है कि नहीं आया है, ठीक है। फिर उसमें आप एक्सपायरी वगैरह देखते हैं कि कहीं चीजें एक्सपायर तो नहीं है, चीजें जो है वो और एक्सपायरी के करीब तो नहीं है, बिल्कुल चीजें डैमेज तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर उनको आप क्या करते हैं, अपने सामान में लगाते हैं और उसी के साथ में आप वो सारा काम कर रहे हैं ना उसको रिकॉर्ड भी करते हैं। समझ में आ रही बात, जो सारा आप काम कर रहे हैं, कितना मैंने खरीदा, कितना बेचा, कौन सा सामान कितना मंगाया नहीं मंगाया, उन सब चीजों को आप रिकॉर्ड करके रखते हैं। तो ये जो पूरा काम होता है, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप डिटेल वीडियो जाके देख लीजिएगा,
अगर आपको और ज्यादा इसके बारे में जानना है तो ये पूरा फार्मेसी को चलाने के लिए जो सिस्टम है वो सब आ जाता है किसमें, वो सब किसमें आ जाता है, प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और यहाँ पे खास तौर से बात हम लोग करते हैं गुड्स की, जो भी सामान आप मंगा रहे हैं उनको अपने पास कब मंगाएंगे, कब उनको नहीं मंगाएंगे, उनकी क्या मतलब डॉक्यूमेंटेशन है जो आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो सब आता है प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। उसके बाद एक प्रोसीजर और है जो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के अंदर आता है, स्टोरेज। अब मान लीजिए अलग अलग टाइप की आपके पास दवाएं होती हैं तो उनको अलग अलग उनके हिसाब के, उनके टेम्परेचर के हिसाब से आप उनको क्या कहते हैं, स्टोर करते हैं। आपके पास बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए एक अलग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तो वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा वरना सामान खराब हो जाएगा। समझ में आ रही बात। ऐसे स्टोरेज में ये भी देखा जाता है कि जो चीजें एक्सपायर हो गई हैं उनको आपको फार्मेसी से निकालना भी है, ठीक है ना, उनको डिस्पोजल भी करना है। तो ये भी गुड फार्मेसी प्रैक्टिस का एक हिस्सा है। अगला प्रोसीजर है प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है तो उसको हैंडल करना, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं पीछे, ठीक है ना। तो कोई भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले तो जो लेके आ रहा है प्रिस्क्रिप्शन, उसके क्या बहुत आप फेशियल एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा हो, हंसमुख चेहरे के साथ में, खुशी के साथ में आप उसको वेलकम करेंगे। फिर उसको जो प्रिस्क्रिप्शन उसको अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग सामान को निकाल के लाएंगे, फिर उसको आपस में मैच करेंगे कि जो सामान मैंने निकाला है वो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, आप उनको सामान को पैक करेंगे, फिर उसके ऊपर लेबलिंग करेंगे, यानी दवा कब खानी नहीं खानी है, और भी कुछ आपको बताना है कि किस दवा के साथ इसको नहीं खाना है, तो आप उसके ऊपर लेबल कर देते हैं। फिर उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, फिर उसके बाद आप पेशेंट को या उसका जो अटेंडर है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको आप देते हैं। उसके बाद आता है डिस्पेंसिंग है, वो प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का ही एक पार्ट है। डिस्पेंसिंग में क्या आ जाएगा कि यानी जो आपने जहां पे सामान रखा है वहां से उठा के लाएंगे, फिर उसके बाद उसको पैक करेंगे, फिर उसके बाद पेशेंट का नाम लिखेंगे, उस पर डेट वगैरह अगर लिखना चाहे तो डेट वगैरह लिख देते हैं, और जो भी प्रिस्क्रिप्शन है आपके पास आ रहा है उसका रिकॉर्ड भी आप तैयार करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद आप दवा, और फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप पेशेंट को डायरेक्शन देते हैं कि आप ये दवा कैसे यूज करेंगे, नहीं करेंगे। पेशेंट काउंसलिंग भी कर देते हैं, ठीक है, उसको सारे स्टेप बताते हैं, आप दवा कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे, कैसे स्टोर करेंगे, नहीं करेंगे, सारी चीज आप उसको बता देते हैं। और जरूरत पड़ती है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी दे देते हैं। तो ये सब आ जाता है डिस्पेंसिंग के अंदर, ठीक है। अगला एक टॉपिक है इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट, यानी पेशेंट काउंसलिंग। और सातवां एक पॉइंट और है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए, वो क्या, इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट, यानी पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट काउंसलिंग आप पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक। तो जब पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो आप उसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम रहे तो, वरना शॉर्ट में आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगली एक चीज और है कि इनहेंसमेंट ऑफ प्रोफेशनल रोल। फार्मासिस्ट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नॉलेज को दिन ब दिन बढ़ाता रहे। ये नहीं कि जो भी पता था पहले से उसको ही भुला दिया, बल्कि एक नई रिसर्च बल्कि जो नई रिसर्च हो रही है, कोई नई दवाएं आ रही हैं जो पुराने दवाओं के मुकाबले में अच्छी हैं, तो उनका नॉलेज इसको होना चाहिए। एक चीज और ये कि जो दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं उनके साथ में अपने रिलेशन को अच्छा बना के रखना चाहिए। ये नहीं कि वो आपका कॉम्पिटिटर है तो आप उससे हमेशा दुश्मनी में लगे हुए हैं, उसको गिराने की सोच रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। सातवां क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन PIL, यानी पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट, और PPI पेशेंट पैकेज इंसर्ट। PPI यहाँ पे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर नहीं है, ठीक है। तो PIL क्या होता है, PIL is a written document. It contains all the clinical experiments and essential information for prescribed and non-prescribed drug, and it is provided by manufacturer companies with drugs. दवाओं के साथ में जो मैन्युफैक्चरर कंपनी होती हैं वो एक लिखे हुए रूप में एक डॉक्यूमेंट देती हैं। आपने भी देखा होगा, एक लीफलेट दे देती हैं, साथ में एक छोटी सी किताब दे देते हैं दवाओं के साथ में। तो उसके अंदर दवाओं के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, उसके अंदर जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट है कि ये दवा काम करती नहीं करती है, किस टाइप की बीमारियों पे दवा काम करती है, वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा रहता है, ठीक है। ये दवा अब ये दवा कैसे यूज करनी है, इसका क्या डोज होना चाहिए, इसका क्या डोज होना चाहिए, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी रहती हैं। प्रिस्क्राइब दवाओं के साथ में भी ये लीफलेट आता है, और क्या कहते हैं और जो नॉन प्रिस्क्राइब्ड दवाएं हैं उनके साथ में भी ये लीफलेट आता है। तो ये कौन देता है, ये देती है मैन्युफैक्चरर कंपनी, यानी दवा के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन जो दे देती है कंपनी लिखे हुए रूप में, उसी को बोलते हैं पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट।
और इसके अंदर और भी ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो कि थेरेपी से रिलेटेड नहीं है, यानी दवा को कैसे यूज करेंगे नहीं यूज करेंगे उससे रिलेटेड नहीं है, तो क्या है दवा के मैन्युफैक्चरिंग वगैरह से रिलेटेड है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन यानी कंपनी जो रजिस्टर्ड है कि नहीं है, दवा का बेच नंबर वगैरह हो गया। अब यहाँ पे कुछ कंटेंट्स दे रखे हैं क्या क्या चीजें उसमें होती हैं। तो नेम ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड, कि जो भी इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर यूज हुए हैं उनके पूरी एक लिस्ट बना के डाल देते हैं उसमें। और क्या होता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्म होता है, यानी ये दवा किस फॉर्म में है, पेरेंटल रूट में दी जाएगी या ओरल रूट से दी जाएगी या किस रूट से दी जाएगी, वो उसके अंदर होता है। उसके बाद थेरापेटिक यूज उसके अंदर लिखा रहता है। उसके बाद प्रिकॉशंस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इंटरेक्शन भी लिखा रहता है कि ये दवा किन दवाओं के साथ में इंटरेक्शन कर सकती है। और फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन रूट लिखा रहता है। एडवर्स इफेक्ट उसके अंदर क्या आ सकते हैं वो भी लिखा रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखा रहता है। एक्सिपिएंट से डिटेल लिखा रहता है, यानी कौन से फार्मास्यूटिकल एड्स इसके अंदर मिलाए गए हैं वो सारा कुछ भी इसके अंदर लिखा रहता है। रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पैक साइज होता है, यानी एक पत्ता है एक पैक, उसमें कितनी दवाएं हैं तो वो भी डिटेल होती हैं। और मैन्युफैक्चरर का नेम होता है और उसका एड्रेस होता है। ये जो एक लीफलेट होता है, यानी PIL पेशेंट इंफॉर्मेशन लीफलेट उसके अंदर। और एक होता है पेशेंट पैकेज इंसर्ट है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है, FDA से अप्रूवल एक डॉक्यूमेंट होता है, समझ में आ रही बात। यानी ये जो दवा है उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन, ये दवा यूज करने के लायक है कि नहीं है, ये सेफ है कि नहीं है, किस कंडीशन में सेफ है, तो इसमें क्या होता है, FDA एक अप्रूवल देता है, एक पूरे प्रोसीजर से गुजरने के बाद ये अप्रूवल मिलता है। तो ये क्या होता है कि FDA अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट होता है लीफलेट के फॉर्म में या बुकलेट के फॉर्म में, यानी छोटी सी बुक होती है उसके फॉर्म में ये होता है। दूसरी ये चीज कि अब ये जो चीज है पेशेंट पैकेज इंसर्ट, ये क्या कहते हैं, ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अवेलेबल है। यानी बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं, या बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है वो वेबसाइट पे अपने अपडेट कर देती है दवाओं के बारे में, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है, तो बहुत सारे जो एसेंशियल ड्रग इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर मेंशन होती है। इसमें मेन जो बात है वो ये कि ये FDA से अप्रूव्ड होता है, ठीक है। जैसे कि ड्रग का यूज हो गया, डोज हो गया, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गया, स्टोरेज कंडीशन हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, ड्यूरेशन ऑफ मेडिकेशन हो गया, कब तक दवा चलेगी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन रहती हैं। चीज और इसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि इट इज रेगुलेटेड बाय द लेजिस्लेटिव हेल्थ अथॉरिटी ऑफ द नेशन, और जिस कंट्री के अंदर वो दवा बनाई जा रही है, जहां पे वो दवा सर्व की जा रही है, तो वहां की जो लेजिस्लेटिव हेल्थ अथॉरिटी होती है उनके जरिए से उसको रेगुलेट किया जाता है। ये नहीं कि आप उसमें कुछ भी डाल देंगे, समझ में आ रही बात। उसमें वो सारी चीजें डालेंगे जो साइंटिफिकली प्रूव्ड हैं या जो एक्सपीरियंस से क्या है प्रूव्ड हो चुकी हैं, और FDA भी अप्रूवल देता है, और जो लेजिस्लेटिव हेल्थ अथॉरिटी है उस कंट्री की वो भी अप्रूवल देती है। तो वो सारी चीजें उसके अंदर लिखी जाती हैं जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट होता है। और तीसरी चीज ये इसके लिए शर्त ये भी बताई गई है कि ये जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है ये बिल्कुल क्या सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ साफ सारी बातें लिखी होनी चाहिए। अब इसके इंपॉर्टेंस या बेनिफिट अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। डिस्क्राइब द पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट फॉर अस्थमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड TB, ठीक है ना। ये कि पेशेंट काउंसलिंग करते हैं तो ये जो कुछ बीमारियां हैं इसमें कौन कौन से पॉइंट आपको मेंशन करना चाहिए खास तौर से, उनके बारे में आपको बताना है। तो हाइपरटेंशन है किसी को, तो उसमें आप क्या करेंगे, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, तो फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में उसको बताए। ही शुड एडवाइस ऑन वेट लॉस, तो क्या क्या बताएगा, तो ये कहेगा कि आपको वेट अपना थोड़ा कम करना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, और जो साल्ट है उसको कम खाना चाहिए। इंक्रीज डाइटरी फाइबर्स, जो डाइटरी फाइबर्स है उसको अपने डाइट में बढ़ाना चाहिए। ऐसे क्या, अवॉइडिंग स्मोकिंग से बचना चाहिए, और क्या कहते हैं अल्कोहल से बचना चाहिए। और क्या करेगा, द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर वीकली और ट्वाइस इन अ वीक, और ये भी कहेगा कि आप हर हफ्ते में अपना ब्लड प्रेशर नपवा लिया करिए, या हफ्ते में 2 बार ब्लड प्रेशर आपको नपवाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो बड़ी सारी दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। और क्या करेगा, फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू फॉलो द डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर, और ये भी कहेगा उनसे कि आपको डॉक्टर ने जो भी क्या डायरेक्शन दिए हैं, जो भी बातें बताई, जो भी परहेज बताया है, उन सबको आपको फॉलो करना है। फार्मासिस्ट शुड काउंसिल दैट स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ ड्रग ऑन सेल्फ डिजायर इज नॉट गुड, और ये भी उनसे कहेगा कि अपनी मर्जी से दवा को शुरू कर देना या अपनी मर्जी से दवा को रोक देना ये अच्छा नहीं है।
जितना डॉक्टर ने कहा है कि जब दवा आपको खानी है तभी खानी है, और जब आपको दवा बंद करने के लिए कहा जा रहा है तभी आपको दवा बंद करनी है। ये नहीं कि आपको सिम्टम्स से लग रहा है कि अब तो दिख नहीं रहे हैं, 2 दिन दवा खाई आपने बंद कर दी, डॉक्टर ने कहा था आपको 8 दिन दवा खाने के लिए। तो जितना डॉक्टर आपको डायरेक्शन दे रहा है, जैसा कह रहा है वैसे आपको करना चाहिए। तो ये भी एक सलाह देना है आपको अपने पेशेंट को। और ये जो सलाह है ना, ये आप हर पॉइंट के अंदर ऐड कर सकते हैं, चाहे डायबिटीज हो, चाहे अस्थमा हो, चाहे टीबी हो। ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस सब में आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब डायबिटीज के लिए क्या है, तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि पहले कि डायबिटीज क्या होता है उसके बारे में एक ओवरव्यू दे दे, और उसमें क्या काउंसिल करेगा कि आप डेली बेसिस पे क्या है एक्सरसाइज करें और अपने वेट को भी थोड़ा लॉस करें, यानी वेट कम करना चाहिए डायबिटीज पेशेंट के लिए। अगर मतलब वेट ज्यादा है, तो अगर मान लीजिए बहुत पतला दुबला है तो उसको वेट लॉस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे खाने जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है उससे भी क्या बचना चाहिए डायबिटीज के पेशेंट को, ये सबको मालूम है। मिठाई वगैरह उससे बचना चाहिए, और क्या है उनको चेकअप भी कराना चाहिए। और फार्मासिस्ट को ये भी चाहिए कि, और क्या कहते हैं, पेशेंट को यह भी बताए फार्मासिस्ट कि अगर आप दवा ज्यादा खा लेते हैं तो उससे हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन भी आ सकती है। समझ रहे हैं ना, जैसे कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पेशेंट कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लेता है, बिल्कुल मिठाई बंद कर देता है, दवा 2 ही टाइम खाना था और 3-3 टाइम खाने लग जाता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में चला जाता है, जो कि और ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसके बारे में भी आप पेशेंट को बताएंगे। अगर पेशेंट ऐसा है कि जो मतलब इंसुलिन वगैरह ले रहा है और अपने घर पे भी ले जा रहा है रखने के लिए, तो उसको फिर उसका जो इंसुलिन का स्टोरेज कंडीशन है उसके बारे में बताएंगे कि कितने टेम्परेचर में इसको रखना है, और नहीं तो खराब हो जाएगा। और दूसरी एक चीज और बहुत मेन पॉइंट है कि जो लोग इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, यानी जो टाइप 1 वाले डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके लिए ये भी आप मशवरा देंगे, उनको आप ये भी सलाह देंगे कि आप अपने साथ में कुछ मिठाइयाँ वगैरह, कुछ चॉकलेट वगैरह, इस टाइप की चीजें इस टाइप की चीजें आप अपने साथ हमेशा रखिए। इसलिए कि इंसुलिन का इंजेक्शन लेने के बाद हो सकता है कि आदमी हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में पहुंच जाए, ठीक है ना। और उससे ये भी कहेगा कि आप अगर सफर वगैरह पे जा रहे हैं तो खाना ना छोड़िएगा, ये नहीं कि आप भूखे रह जा रहे हैं, खाना नहीं खाया, तो उसकी वजह से आप हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में जा सकते हैं अगर आप इंसुलिन डिपेंडेंट हैं और आपने इंसुलिन का इंजेक्शन वगैरह ले रखा है। उसके बाद अस्थमा, तो अस्थमा वाले को क्या एडवाइस करेंगे, आप कहेंगे कि आपको बचना चाहिए जो एलर्जेंस हैं, ये एलर्जेंस नहीं है बल्कि एलर्जन है, ठीक है ना, एलर्जेंस, ये सीई की जगह पे एस लगा दीजिए, ठीक है ना। एलर्जेंस ऐसी क्या है, स्मोकिंग और टोबैको वगैरह, तंबाकू वगैरह से क्या है उसको बचना चाहिए। जो अस्थमा का पेशेंट है अगर वो एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है तो उसको बताना चाहिए, तो उसको आप ये कहेंगे कि आप प्रोफाइलेक्टिव ड्रग वगैरह पहले से ले लीजिए। और फार्मासिस्ट को चाहिए कि पेशेंट को कैसे यूज करते हैं मेटाडोडोज इनहेलर या पाउडर या ड्राई पाउडर इनहेलर कैसे यूज करते हैं उसके बारे में उसको अच्छे से सिखाए। ये 2 छोटे छोटे डिवाइस होते हैं जो अस्थमा के पेशेंट को दिए जाते हैं दवा के एडमिनिस्टर करने के लिए, आप उसको ये भी बताएंगे। और ये पॉइंट आप दूसरे भी बीमारियों में ऐड कर सकते हैं कि जो भी दवाएं सस्टेन्ड रिलीज हैं, यानी जो धीरे धीरे रिलीज होती हैं, मतलब एकदम से रिलीज नहीं होती सारी दवाएं, बल्कि वो टाइम टाइम से रिलीज होती रहती हैं। अब तो और भी बहुत ज्यादा एडवांस तरीके से दवाएं बन चुकी हैं, तो उनके बारे में आप उनको बताएंगे कि इसको आपको सीधे निगल लेना है, चबाना नहीं है, यानी मुंह में लाके उसको क्रश नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, बल्कि सीधे वैसे ही निगल लेना है। और ये भी आप कहेंगे कि जो भी आपकी दवा उसको आपको रेगुलर बेसिस पे लेना है। जो क्या कहते हैं अस्थमा का पेशेंट है तो उसको ये बताएंगे कि जब आपने दवा ले लिया, यानी जो मेटाडोडोज से या क्या कहते हैं पाउडर डोज या क्या कहते हैं ड्राई पाउडर इनहेलर से दवा जब लेता है तो उसका असर मुंह में रहता है, तो उसको कहेंगे कि आप दवा लेने के बाद अच्छे तरीके से क्या करेंगे, गार्गलिंग करेंगे, कुल्ली वगैरह कर लेंगे, ताकि दवा का जो इफेक्ट मुंह के अंदर है वो न रहे। और ये भी आप उसको कहेंगे कि जो डॉक्टर आपको क्या कहते हैं जो डायरेक्शन वगैरह दिए हैं उसको अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। तो कई सारे पॉइंट्स आप एक को दूसरे में डाल सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के लिए तो फार्मासिस्ट को चाहिए कि पहले तो ट्यूबरक्लोसिस क्या है उसके बारे में एक ओवरव्यू दे। ये भी एक पॉइंट है कि जिस बीमारी के लिए आप काउंसिल कर रहे हैं तो उस बीमारी के बारे में पेशेंट को आप बताएं। 3 पॉइंट तो कॉमन हो गए, आप इसको हर एक में डाल सकते हैं, ठीक है। अब और क्या फार्मासिस्ट जो क्या कहते हैं टीबी का पेशेंट है उसको क्या कहेगा, उसको कहेगा कि आप घर पे ज्यादा से ज्यादा ठहरिए, बाहर न जाइए, वरना आपकी वजह से दूसरों को भी इन्फेक्शन हो सकता है। कि जितना हो सके उसको दूसरों से थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए जितना मुमकिन हो सके, ठीक है ना। और उसको क्या है एक मास्क हमेशा, और उसको चाहिए कि जब वो बाहर जा रहा है, आउटसाइड में जा रहा है, तो मास्क पहन ले। आपका जो बेड है, आपका जो बिस्तर है वो अलग होना चाहिए जब तक कि आपकी दवा चले, जब तक आप बीमार हैं, ये नहीं कि हमेशा के लिए। तो आप उसको ये भी एडवाइस देंगे, वरना जो उसका पार्टनर है उसको भी बीमारी
ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे क्या कहते हैं, टू कवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो आप उसको ये भी सलाह देंगे कि जब खांसी वगैरह आ रही है या छींक आ रही है तो अपने मुंह को ढक ले कपड़े वगैरह से, ताकि जो ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो उस कपड़े के अंदर आ जाए, बाहर ना जाए, वरना दूसरे को भी वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, डॉट जो थेरेपी है वो उनके लिए एडवाइस की जाती है। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी होती, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी इसमें होता कुछ, इसमें कोई खास दवा नहीं होती, बल्कि दवाएं होती हैं, उन्हीं दवाओं को किसी के निगरानी में लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। ठीक है, वरना क्या होता है कि दवाएं बहुत दिनों तक चलती हैं टीबी वाली, तो आदमी एकदम थक जाता है तो दवा खाता नहीं, फेंक देता है उठा के इधर से उधर। ठीक है ना। तो अब क्या कहते हैं, जो डॉट वर्कर हैं यानी जो इस थेरेपी में जाके उसकी निगरानी करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो भी जब उसके पास जाएं तो एक अच्छा सा मास्क वगैरह पहन लें। ठीक है, और क्या कहते हैं, पेशेंट को ये भी आप कहेंगे कि जब तक आपका डॉक्टर ना कहे तब तक आप दवा लेते रहेंगे, वरना बड़ी जल्दी टीबी का जो बैक्टीरिया है वो क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बना लेता है। और ये देखने के लिए कि दवाएं ये काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, उसके लिए चेकअप भी करवाना चाहिए। तो ये 4 बीमारियां मैंने दी हैं, और एक बीमारी और है COPD, इसको आप अपने तौर पर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है कि इसके बारे में भी दे दे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन्वेंट्री कंट्रोल एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री कंट्रोल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट को पीछे मैं थोड़ा बहुत बता भी चुका हूं। इन्वेंट्री मींस स्टॉक ऑफ गुड्स। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि सामान का स्टॉक कितना है आपके पास में, उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। ठीक है, अब इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, तो ये इन्वेंट्री कंट्रोल एक टेक्निक है जो आपको ये बताती है, आपको इस काम में हेल्प करती है कि आपको कौन सा सामान कब मंगाना है और कितनी क्वांटिटी में मंगाना है। ये जो इन्वेंटरी कंट्रोल है इसको अच्छे तरीके से करना, ताकि जो फार्मेसी की पूरी जरूरतें हैं वो पूरी हो सकें, तो उसको बोलते हैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट। और इन्वेंटरी कंट्रोल और इन्वेंटरी मैनेजमेंट ये अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब इन्वेंटरी कंट्रोल के लिए अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं, तो वो क्या होते हैं उनके बारे में एक छोटा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। एक शॉर्ट नोट हो सकता है लिखने के लिए आ जाए इसके ऊपर। तो इसमें आता है एक VED एनालिसिस। अगर आपको पूरा डिटेल ना याद हो तो सिर्फ आप ये इतना डाल देंगे तब भी किसी हद तक आपका काम बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक क्या है, VED एनालिसिस, दूसरा ABC एनालिसिस, तीसरा है मिनिमम मैक्सिमम मेथड, और चौथा है बार कोडिंग एंड स्कैनिंग मेथड, और पांचवा है ऑटोमेटिक इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो VED एनालिसिस क्या है, इसके अंदर दवाओं को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। मान लीजिए आप एक फार्मेसी खोल रहे हैं या आपने पहले से खोल रखा है और उसके अंदर आपको सामान मंगाना है। सामान तो बहुत सारे भर सकते हैं लाके आप, लेकिन कौन सा सामान आपको ज्यादा क्वांटिटी में लाना चाहिए, कौन सी चीजें, कौन सी दवाएं आपको पहले लाना चाहिए, तो वो इस मेथड के हिसाब से आप लाते हैं। तो अब V का मतलब होता है वाइटल, यानी वो सामान जो के पेशेंट के लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है, यानी वो चीजें जो पेशेंट, यानी कि अगर वो चीज ना हो तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो अब ये जो वाइटल वाली जो दवाएं हैं ये तो हर वक्त क्या है, कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर मौजूद होना चाहिए। समझ में आ रही बात। बाकी जो दूसरी है वो हो ना हो चल जाएगा, लेकिन वाइटल कैटेगरी के जो अंदर जो चीजें आती हैं उसको अब फार्मेसी में हमेशा आपको रखना पड़ेगा। दूसरा आता है एसेंशियल कैटेगरी के अंदर वो दवाएं आती हैं जो वाइटल के मुकाबले में कम जरूरी होती हैं, यानी इससे क्या है, बहुत ज्यादा मतलब खतरा नहीं है, लेकिन है ये भी जरूरी, लेकिन इससे जान जाने का खतरा नहीं है कि अगर ये ना हो तो पेशेंट बहुत जल्दी मर जाएगा। तो उस कैटेगरी के अंदर जो चीजें आती हैं तो इसके मुकाबले में इसको कम क्वांटिटी में आप अपने फार्मेसी के अंदर रखेंगे। और तीसरा होता है डिजायरेबल, इसके अंदर वो दवाएं आती हैं, वो चीजें आती हैं जो अगर न भी हो हॉस्पिटल, अगर वो न भी हो हॉस्पिटल के अंदर तो उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है पेशेंट को। तो ऐसी दवाओं को आप बाद में मंगाएंगे, जो वाइटल दवाएं उसको पहले मंगाइए, जो एसेंशियल दवाएं उसको उसके बाद मंगाइए। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है और अगर सारों को एक साथ मंगा सकते हैं, आपके पास इतनी कैपेसिटी है, तो आप आराम से मंगाइए, लेकिन इन दवाओं पे ज्यादा फोकस करना चाहिए आपको जो वाइटल और एसेंशियल है। ठीक। दूसरा आता है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस के जरिए से क्या देखा जाता है, इसमें हम लोग चीजों को ना उनकी कीमत के हिसाब से देखते हैं। और ये जो ABC एनालिसिस है ये हमें दवाओं को स्टोरेज के बारे में एक आइडिया देता है, यानी जो दवाएं हमारी, अब एक इसमें 3 कैटेगरी बना रखा है। एक कैटेगरी में उन दवाओं को रखते हैं जो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं, वो हमारे पास क्वांटिटी में तो कम है लेकिन कॉस्टली बहुत ज्यादा होती हैं। हमने मान लीजिए 100 रुपया लगाया है, तो क्या कहते हैं, अगर हमने 100 रुपया लगाया है तो उसमें 70 रुपए की तो यही दवाएं होती हैं सारी। दूसरा होता है B
कैटेगरी, तो इसके अंदर उन दवाओं को डालते हैं जो मतलब बहुत ज्यादा महंगी भी नहीं है और बहुत ज्यादा सस्ती भी नहीं है, मॉडरेट वाली है। तो समझिए इस पे आपने 20 रुपए लगा दिए, ठीक। और सी कैटेगरी के अंदर वो प्रोडक्ट्स आते हैं जो क्वांटिटी में तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो, लेकिन कॉस्ट उनकी बहुत कम होती है, ठीक है। अब चूंकि मान लीजिए इसमें आपने 10 रुपया लगा दिया, अब इनको स्टोरेज करना है, आपको स्टोर करना है, तो किस पे ज्यादा फोकस करेंगे, इस 10 रुपए वाले पे कि ये 70 रुपए वाले पे। अगर ये खराब होता है तो आपका ज्यादा नुकसान होगा, ज्यादा लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये जो दो ऊपर वाली है, इनके स्टोरेज के लिए आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए भी देंगे, लेकिन इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर ये खराब भी हो गया तो दिक्कत नहीं है, तो पहले आपको इन पे फोकस करना चाहिए। जो एबीसी कैटेगरी है, इसको दूसरे तरीके से और भी यूज करते हैं, यानी ए कैटेगरी के अंदर हम लोग उन दवाओं को रखते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज में आती हैं, यानी जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा है, यानी वो दवाएं बहुत ज्यादा बिक रही हैं, तो आप उसको ज्यादा लेके आएंगे, उस पर ज्यादा पैसा लगाएंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हम लोग वो दवाओं को डालते हैं जो इसके मुकाबले में थोड़ा कम बिक रही हैं, उनका यूज कम हो रहा है, तो उस पर हम लोग थोड़ा सा कम पैसा लगाएंगे इसके मुकाबले में। और सी कैटेगरी के अंदर उन दवाओं को रखते हैं जो बहुत कम बिकती हैं, बहुत कम यूज होती हैं, तो उस पर कम पैसा लगाएंगे। वरना पता चला कि आपने इस पे सारा पैसा लगा दिया और ये वाली सारी दवाएं आपके पास है ही नहीं, तो बैठे रहिए, मक्खी मारिए, ठीक है। तो ये भी इसके जरिए से आप करते हैं। और तीसरा एक है मिनिमम मैक्सिमम मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, आप हर अपने आपका जो स्टॉक है उसका एक लेवल सेट कर देते हैं कि जब इस लेवल तक दवाएं हमारे पास आ जाएंगी, यानी ऊपर से मान लीजिए आपके पास 100 क्वांटिटी में दवा है और आपने एक लिमिट सेट कर दिया कि जब ये दवा हमारे पास 20 क्वांटिटी तक बचेगी तब फिर हम न्यू ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त में आप क्या करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये तो आपने मिनिमम हो गया। और मैक्सिमम में आपने लगा रखा है कि मतलब मुझे 100 से ज्यादा क्वांटिटी अपने पास नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये होता है मिनिमम मैक्सिमम, ये होता है मिनिमम मैक्सिमम सिस्टम। ये पुराना सिस्टम है बहुत। अब एक नया सिस्टम आ गया, बार कोडिंग एंड स्कैनिंग मेथड, ठीक है ना। आपने देखा होगा बड़ी दुकानों पे या मॉल्स वगैरह में वो हर चीजों को क्या है, स्कैन करते हैं, बार कोड लगा रहता है, स्कैन करते हैं, तो उसके जरिए से उनको पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा सामान कितना बिक चुका है और कितना सामान हमारे पास कौन सा बचा हुआ है, कौन सा सामान हमको रीऑर्डर करना है, रिप्लेस करना है, लेके आना है, ठीक है। और एक आता है ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं अलग अलग। इसमें क्या करते हैं, आप जो भी आप सामान खरीद के लाते हैं पहले उसमें चढ़ा देते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम कितना लेके आए हैं, ठीक। उसके बाद फिर आप जब बेचते रहते हैं तो उसमें आप डालते रहते हैं कि आज मैंने इतना बेचा, तो जो भी आप बेचते हैं उसके अंदर डाल देते हैं इतना, ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बेचा, ये प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में बेचा। वहां से आपका बिल भी बना देते हैं, पेशेंट को दे देते हैं, तो वहां से बिल भी बनता है और आपका एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता है कि आपने कितना सामान बेचा है, आपने कितना पैसा इस महीने में कमाया है, कितना आपको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, और कौन सा सामान आपके पास कितना बचा हुआ है, कौन सा सामान मंगाने की जरूरत है, वो सारी चीजें ये सॉफ्टवेयर आपको बता देता है, क्योंकि उसके अंदर डेटा सारे अवेलेबल होते हैं। 10वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज इन कम्युनिटी फार्मेसी, एक्सप्लेन बीएमआई, डिस्कस द बेनिफिट ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज। सबसे पहले ये बताइए कि हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज क्या होते हैं। हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज का मतलब होता है कि चेकअप करना, ठीक है। अलग अलग टाइप के चेकअप हो सकते हैं और ये जो चेकअप्स हैं इनको 3 कैटेगरी में बांट रखा है। फर्स्ट कैटेगरी में मतलब कुछ कम टेस्ट हैं, जो सेकंड कैटेगरी है उसमें टेस्ट कुछ और बढ़ गए हैं, जो तीसरी कैटेगरी है उसमें और ज्यादा टेस्ट बढ़ा दिए गए हैं, यानी उसमें तकरीबन 12-15 टेस्ट हैं, 18 टेस्ट हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें 7-8 टेस्ट हैं, जो सेकंड कैटेगरी है उसमें 10-12 टेस्ट हैं। तो ठीक है ना, इस तरीके से बहुत सारे टेस्ट मिला रखे हैं, तो वो होता है हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज, ठीक है। उससे क्या है, पेशेंट के बारे में एक ओवरव्यू लगा लिया जाता है कि इसके अंदर कोई बीमारी है कि नहीं है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, यानी हेल्थ स्क्रीनिंग कराते हैं उसका क्या फायदा है, या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीज, तो ये आप मेंशन करेंगे उसमें। इट हेल्प्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्जैक्ट प्रॉब्लम इन अर्ली स्टेज। तो हेल्थ स्क्रीनिंग से क्या फायदा होता है, तो आपको ये पता चल जाता है कि एग्जैक्ट बीमारी क्या है, फिर उसके हिसाब से आप इलाज करा सकते हैं। तो उसकी वजह से और फायदा क्या होता है, जो मोर्टेलिटी रेट है वो कम हो जाता है। ऐसे बीमारी क्या है, सीवियर कंडीशन में नहीं पहुंचती, उसकी सिवियरिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट बढ़ जाता है, यानी आपको एग्जैक्ट बीमारी पता चल गई है, उसके हिसाब से दवा देते हैं तो दवा क्या अच्छे से काम करती है। वरना तो क्या आदमी तुक्का लगा के दवा देता रहेगा, फायदा नहीं होता है जल्दी। और इससे और क्या होता है, इससे ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। पेशेंट को भी क्या है, उसके माइंड को एक सेटिस्फेक्शन होता है, पीस मिलता है, एक सुकून मिलता है उसको। उसकी वजह यह है कि उसको पता चल जाता है कि एग्जैक्ट बीमारी यह है कि अब ये दवाएं मैं खा रहा हूं तो अब तो मैं ठीक हो जाऊंगा, ठीक।
और इसकी वजह से ये भी फायदा होता है कि मान लीजिए अभी बीमारी को आप चेकअप नहीं करा रहे और बीमारी बढ़ती जा रही तो उसकी वजह से कोई और बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है, ठीक है। इट सेव्स द टाइम ऑफ पेशेंट, इससे पेशेंट का टाइम भी बच जाता है बहुत सारा। उन्हें पता चलता है कि हेल्थ स्क्रीनिंग हो नहीं रही है, इस हॉस्पिटल उस डॉक्टर के पास दौड़ता ही रह जाता है। और इसकी वजह से यह भी एक फायदा होता है कि बीमारी क्रोनिक कंडीशन में नहीं पहुंचती है। और क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट आल्सो बी अवॉइडेड इन केस ऑफ रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केस इन द अर्ली स्टेज। और जो अनडायग्नोस्ड केसेस होते हैं तो उसमें भी ये चाहिए कि जो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर या फिजिशियन है, जो फार्मासिस्ट है, उसको चाहिए कि उसको भेज दे, रेफर कर दे किसी दूसरे डॉक्टर के पास। वरना तो पता चल रहा है कि इसको बीमारी इसके पकड़ में नहीं आ रही और इलाज किए जा रहा है तो एडवर्स इफेक्ट भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, नुकसान भी पहुंच सकता है। अब एक टेस्ट होता है बीएमआई, इसके बारे में कई बार पूछ लिया है। तो बीएमआई क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स। इसके जरिए से क्या किया जाता है, इसके जरिए से मोटापा पता लगाया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि आदमी मोटा है कि नहीं है। तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला है बीएमआई का, वेट अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। आदमी का जो वेट है उसको लेंगे, फिर उसका क्या कहते हैं हाइट नापेंगे और मीटर स्क्वायर में लेके उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है, अगर लेस देन 20 है तो इसका मतलब ये है कि आदमी, अगर वो आंसर आता है लेस देन 20 तो इसका मतलब क्या है कि आदमी अंडरवेट है। और अगर 19 से 25 के बीच में आंसर आता है तो इसका मतलब ये है कि डिजायरेबल यानी गुड हेल्थ है इसकी। और अगर 25 से 30 के बीच में आता है, 25 से 30 के बीच में आता है तो मतलब ये कि ओवर वेट है, ठीक, यानी वेट अब इसको थोड़ा सा अपना कंट्रोल करना चाहिए। और उससे अगर ऊपर आता है तो समझिए कि अभी आदमी मोटापे में पहुंच गया है और उसके अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कम्युनिटी फार्मेसी। अगर कोई कम्युनिटी फार्मेसी बनाना चाहता है तो उसके लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं। लीगल रिक्वायरमेंट्स टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी। तो सबसे पहले क्या है, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जो भी ऑनर है कोई फार्मेसी बनाना चाहता है तो वो क्या करेगा, अपने फार्मेसी, अपना जो फार्मेसी है, जो उसका प्रेमिसेस है, उसको रजिस्टर्ड कराता है पीसीआई से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। अब इसमें क्या है, दो तरह के लाइसेंस आ जाते हैं, एक होता है जनरल लाइसेंस, एक होता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। अब ये लाइसेंस के बारे में आप कई बार पढ़ चुके हैं। तो क्या कहते हैं, जो एक अलग अलग टाइप की दवाएं होती हैं, शेड्यूल सी, C1 और शेड्यूल एक्स के अलावा जो दवाएं हैं एक लाइसेंस उनके लिए लेना पड़ता है, ठीक। और वो जनरल वाली हैं, ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा एक अगर आप अगर ज्यादा आप काम करना चाहते हैं, C और C1 वाली दवाएं भी बेचना चाहते हैं तो एक लाइसेंस उसके लिए लेना पड़ता है। और एक लाइसेंस अगर आप शेड्यूल एक्स वाली दवाएं बेचना चाहते हैं तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। उसके बाद आता है एक रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का मतलब होता है कि वो दवाएं जिनको यूज करने के लिए किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, तो उनके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो वो दवाएं अगर क्या कहते हैं, तो एक लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा रिस्ट्रिक्टेड दवाओं के लिए जो शेड्यूल C, C1 और X में नहीं आती हैं, उनके अलावा हैं, ठीक है। और फिर अगर आप और दूसरे आपको एक लाइसेंस लेना पड़ता है उन दवाओं के लिए जो शेड्यूल जो शेड्यूल C में आती हैं, C1 में आती हैं, लेकिन वो शेड्यूल X में नहीं आती हैं, तो एक लाइसेंस आपको उसके लिए लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की जरूरत पड़ती है। ये आप मान लीजिए आप ऑनर हैं, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, तो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का लाइसेंस ले लेते हैं, उसका जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर रख लेते हैं, हालांकि ये सही तरीका नहीं है। हर एक फार्मेसी के अंदर एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए जिसके अंडर में सारे काम होने चाहिए। ऐसे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, यानी एक बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है जहां पे कम्युनिटी फार्मेसी बना रहे हैं, तो कितना होना चाहिए, तो 10 मीटर स्क्वायर का एरिया होना चाहिए एक कम्युनिटी फार्मेसी बनाने के लिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और फिर क्या है, स्टोरेज मैनेजमेंट होना चाहिए। ए सफिशिएंट नंबर ऑफ रैक्स शुड बी अवेलेबल फॉर स्टोरिंग ड्रग एंड ए रेफ्रिजरेटर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग एंटीबायोटिक्स, विटामिन, वैक्सीन, सेरा, जाइमेटिक प्रिपरेशन एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस। और कुछ ये जो दवाएं हैं उनके लिए एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए उनको स्टोर करने के लिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया, विटामिन वगैरह हो गए। अगला क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर यूजफुलनेस एंड अवेलेबिलिटी। तो एक नोट लिखना है आपको, ठीक है ना, जो उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो फार्मेसी के अंदर यूज होती हैं। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स ये क्या है, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं या ये एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे अब तो मोबाइल एप्लीकेशन आ गए हैं।
तो उसके जरिए से क्या करते हैं, फार्मासिस्ट को ये हेल्प करते हैं एक फार्मेसी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से करने के लिए कम टाइम में। तो ये जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ये एक फार्मासिस्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, उसका टाइम बचाते हैं। और बहुत सारे जो फार्मेसी के एक्टिविटीज़ हैं, यानी खासतौर से जो रिकॉर्ड मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं, उसमें ये क्या है, बहुत इफेक्टिव तरीके से काम करती हैं ये जो सॉफ्टवेयर है, और फार्मासिस्ट का बहुत सारा टाइम बचा देती हैं, बहुत सारे एरर से बचा देती हैं। अब बहुत सारे क्या है अवेलेबल हैं मार्केट में ऐसे सॉफ्टवेयर, लेकिन आपको उन सॉफ्टवेयर को लेना है जिनके अंदर कुछ खास की पॉइंट, कुछ खास की फीचर्स हैं। क्योंकि फार्मेसी मैनेजमेंट के लिए कुछ बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो आपको ऐसे सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने हैं जिनके अंदर ये जो फीचर्स हैं ये तो कम से कम होने चाहिए। तो सबसे पहला क्या है, बिलिंग, यानी जो आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसके अंदर बिलिंग का एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। यानी वहां से आप जब दवा बेच रहे हैं तो उसके जरिए से आप बिल बना के दे सकते हो, ठीक है ना। उसमें आप पेशेंट, अब उसमें क्या पेशेंट का नाम हो जाएगा, अब आपका जो फार्मेसी है उसका नाम वगैरह, उसका एड्रेस वगैरह, वो सारी चीजें उसमें सेट हो, और फिर जो दवाएं आप उसमें डाल रहे हैं तो उनका पूरा एक बिल बना के वो देता हो उनके रेट वगैरह के साथ में। क्योंकि आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले ही दवाओं का रेट वगैरह सब फिक्स कर देते हैं, तो आपको बार बार रेट डालने की जरूरत नहीं होती है। सिर्फ आप दवा का नाम डालेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, ठीक है, बाकी वो सारी चीजें वो सेट करके आपको देगा। तो बिलिंग का भी उसके अंदर ऑप्शन होना चाहिए। ऐसे क्या, इन्वेंटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कितना लेवल आपने बेच दिया है, कितना बचा हुआ है, तो ये भी वो बताता हो। अब बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आ गया, प्रिस्क्रिप्शन प्रोसेसिंग, यानी स्कैनिंग फैसिलिटी, यानी प्रिस्क्रिप्शन आया तो आप उसको सबको लिखना नहीं पड़ रहा है, वो क्या कर रहा है, सीधे आप उसको दे रहे हैं, वो स्कैन करके बता दे रहा है कि ये दवा इतनी आपको देनी है, ठीक है ना। तो स्कैनिंग का प्रोसेस होना चाहिए। ऐसे क्या है, अकाउंटिंग उसके अंदर हो तो और अच्छा है। अकाउंटिंग मतलब आपका जितना भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको अलग से सेपरेटली वो आपको बता दे कि आपने इस महीने के अंदर या इस वीक के अंदर कितना मतलब सामान बेचा है, कितना खरीदा, मतलब कितने पैसों का आपने कारोबार किया है, लेन देन किया है। ऐसे क्या, रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। रिपोर्टिंग फैसिलिटी क्या बताती है, तो वो बताती है कि आपके बिजनेस के परफॉर्मेंस के बारे में, कि आपका जो बिजनेस है वो कैसा चल रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, नहीं कर रहा, अगर लॉस हुआ तो कितना हुआ, फायदा हुआ तो कितना हुआ, किस रेट से हुआ, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होना चाहिए। ऐसे क्या है, पॉइंट ऑफ सेल फंक्शनलिटी, यानी ये कि उसके अंदर ये भी होना चाहिए कि वहीं से आप ट्रांजैक्शन भी करवा सकते हो, वहां से क्या है पेमेंट को भी एक्सेप्ट करता हो, उसके अंदर ये भी फैसिलिटी होनी चाहिए। अब यूजफुलनेस के बारे में बताएं, अगर क्या इसका मतलब बेनिफिट है, तो ये क्या करते हैं, फास्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, फार्मासिस्ट का और पेशेंट का दोनों का टाइम बचाते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, ये जो एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको भी रिकॉग्नाइज करके बता देते हैं कि ये चीजें जो हैं इनकी एक्सपायरी अब करीब है, ये एक्सपायर होने वाले हैं और ये एक्सपायर्ड हो चुके हैं, उनके बारे में वो बता देते हैं। फार्मासिस्ट इनकी वजह से बहुत अच्छे से काम कर सकता है। ऐसे क्या करते हैं, ये जो पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री है उसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है, और ये भी एक फायदा है। ऐसे क्या, दे प्रिवेंट मेडिकल फ्रॉड, और इसकी वजह से मेडिकल फ्रॉड भी नहीं हो सकता है। यानी मान लीजिए सामान रखा हुआ है तो कोई भी इधर उधर सामान ले जा भी नहीं सकता है, क्योंकि जो भी जा रहा है यहाँ पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो पूरा पता चल जाता है। अगर गायब होगा तो पता चलेगा कि ये तो बेचा नहीं गया, तो गया तो कहाँ गया। अब इसके अवेलेबिलिटी के बारे में बात करें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नाम मैं दे रहा हूँ, आप एग्जाम में दे सकते हैं इनको। तो एक है इंटरप्राइज RX करके, ठीक है, क्या है इंटरप्राइज RX, और एक है सर्नर रिटेल फार्मेसी, एक है पायोनियर RX, एक है लॉजिक ERP करके, एक है eVital RX करके। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, ठीक है ना, और ये नए नए आते रहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी फैसिलिटी वो लोग ऐड करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है ये डायरेक्टली क्या है, पब्लिक के कांटेक्ट में होता है, तो बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे कुछ हमने दे रखा है जो आपको याद कर लेना चाहिए। ड्रग से रिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तब इसमें फार्मासिस्ट क्या करता है, दवा डिस्पेंस करता है, लोगों का इलाज वगैरह करता है, प्रिस्क्रिप्शन फिलिंग करता है, OTC मेडिकेशन निकाल के देता है, ठीक है। तो ये कई सारे काम ये क्या है, और कभी कभार जरूरत पड़ने पे दवा ये प्रिस्क्राइब भी कर देता है, तो एक इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। दूसरा क्या है, काउंसलिंग, इसका दूसरा काम क्या है, ये लोगों को काउंसिल करता है, उनको दवाओं से रिलेटेड काउंसिल करता है और उनके हेल्थ से रिलेटेड काउंसिल करता है, अपनी जिंदगी कैसे गुजारना है, स्वस्थ कैसे रहना है, उसके बारे में वो काउंसलिंग वगैरह करता है। तो क्या ये लोगों को कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में अवेयर करता है, उनको बताता है कि ये बीमारियां क्या कम्युनिकेबल हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, इसके बारे में आपको थोड़ा सा
केयरफुल होकर काम करना चाहिए, तो ये भी ये बताता है। ऐसे क्या क्रोनिक डिसीज कंट्रोल में ये काम करता है। मान लीजिए कोई पेशेंट है जो मतलब बीमारी से जूझ रहा है और वो बीमारी उसकी क्रोनिक कंडीशन में जा रही है, तो ये नहीं कि अब खुद ही उसका इलाज किया जा रहा है, या कोई अगर आके इससे पूछ रहा है किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में, किसी अच्छे हॉस्पिटल के बारे में, क्योंकि ये इस फील्ड में रहता है और लोग इससे आके पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं। चूंकि छोटी बीमारियों के लिए इससे कांटेक्ट करते हैं, तो बड़ी बीमारियों के लिए भी इसी से आगे पूछा जाएगा। तो इसको अच्छे डॉक्टर के बारे में, अच्छे हॉस्पिटल के बारे में बताना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इसमें इसको पैसा वगैरह, कमीशन वगैरह का चक्कर नहीं रखना चाहिए। और क्या ये हेल्थ एजुकेशन सिस्टम में भी काम कर सकता है। और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हेल्थ एजुकेशन, यानी इसकी जिम्मेदारी ये भी है कि हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताए, प्रोमोट करे। ठीक है। और क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन अवेयरनेस प्रोग्राम, और इसको ये भी चाहिए कि दवाओं से रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करे और उसमें लोगों को बताए कि ऐसे ही दवा नहीं ले लेना चाहिए। दवाओं के बारे में बहुत सारी जो जरूरी बातें उनको बताया जाए, जैसे कि नार्कोटिक हो गई, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हो गए, उनके बारे में उनको अवेयर करे कि ये दवाएं बहुत ज्यादा डेंजरस होती हैं, इसलिए आप ओटीसी मेडिकेशन को आप ओटीसी मेडिकेशन न यूज करिए, कम से कम यूज करिए। ठीक है। ऐसे क्या इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में बताए। मेंटल हेल्थ, इसकी ये भी जिम्मेदारी है कि इन्वायरमेंट के हेल्थ को, यानी इन्वायरमेंट को अच्छा बनाने में अपना योगदान दे, लोगों को भी अवेयर करे। और खुद भी इसकी जो दवाएं एक्सपायर वगैरह हो जा रही हैं, तो ये नहीं कि लाके वैसे ही पानी में फेंक दिया, उससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, वैसे ही जला दिया तो उससे क्या कहते हैं, एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो इस इन्वायरमेंट का भी इसको क्या है, ख्याल रखना चाहिए। और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसको क्या है, अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कि मान लीजिए बाढ़ आ गई, कहीं पे घर गिर गया, बहुत तेज आंधी चली, वहां पे लोगों को बहुत सारा नुकसान हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो वहां पे भी इसको क्या है, अपनी सर्विसेज देना चाहिए। और वहां पे ना पैसों का मतलब बहुत ज्यादा इसको ख्याल नहीं रखना चाहिए कि हमको जब पैसे मिलेंगे तभी मैं काम करूंगा। अरे यार, आदमी को यहाँ जिंदगी मौत से जूझ रहा है, तो वहां पे उसको हम पूरी जिंदगी, हमेशा तो पूरे साल तो पैसा कमाते ही हो, कभी तो फ्री में लोगों की सेवा करना भी चाहिए। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, डिफाइन मेडिकेशन एडहेरेंस एंड डिस्कस दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस एंड स्ट्रेटेजीज टू ओवरकम नॉन एडहेरेंस। ये पूरा चैप्टर आ गया समझ लीजिए एक तरीके से। तो मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब क्या होता है? मेडिकेशन एडहेरेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी पेशेंट है, उसको किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जरिए से उसके दवा इलाज के अकॉर्डिंग जो भी डायरेक्शंस दिए गई हैं, जो बातें बताई गई हैं कि आपको दवा कैसे खाना है, आपको दवा कैसे खाना है, कब खाना है, कितनी बार खाना है, यानी दवा से रिगार्डिंग जो भी बातें उसको बताई गई हैं, अगर वो उनको सही से मानता है, उनकी बातों को ओबे करता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। समझ में आ रही बात? यानी दवा कराने गया, उसको बताया गया को ये दवाएं ऐसे खानी है, इस दवा को खाने से पहले खाना है, इस दवा को खाने के बाद खाना है, इसको दिन में 4 बार खाना है, इसको ओरल रूट से लेना है। तो दवा को यूज करने से रिगार्डिंग एक पेशेंट को जो भी बातें बताई जाती हैं, उन बातों को अगर पेशेंट मानता है, उसको ओबे करता है, तो उसको बोलते हैं मेडिकेशन एडहेरेंस। और इसी का उल्टा कि जो बातें उसको बताई गई, जो इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस जो दी गई, उसको अगर फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं नॉन एडहेरेंस। ठीक। अब ये पूछा कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन एडहेरेंस, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो नॉन एडहेरेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं या नॉन एडहेरेंस कॉज करवाते हैं। तो क्या कहते हैं, एक तो हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इसमें अभी एक रिसर्च है, वो ये कहती है कि जो भी मतलब ज्यादातर जो नॉन एडहेरेंस होता है, उसका एक बड़ा रीजन क्या होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल से, क्लिनिक से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको पूरी तरीके से गाइड नहीं किया जाता है कि आप दवा कैसे यूज करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा जो मेन फैक्टर है, ठीक है, तो एक फैक्टर क्या हो गया, उस सिस्टम से रिलेटेड हो गया कि उसको पेशेंट को अच्छे से गाइड नहीं किया जाता, बातें उसको अच्छे से समझाई नहीं जाती हैं। दूसरा क्या, पेशेंट से रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि पेशेंट जो है बहुत छोटी एज का है, तो वो क्या है, उसको तो बात मानना नहीं, अपनी मन मर्जी करना है। या जो पेशेंट है वो बीमारी को सीरियसली नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है, वो दवाओं को सही से नहीं एडमिनिस्टर कर रहा है। ऐसे क्या है, जो उसको मेडिकेशन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन दी गई है, वो क्या मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो गया, वो सही से समझा नहीं है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है नॉन एडहेरेंस का। ऐसे क्या है, जो पेशेंट है वो दवा लेना भूल जा रहा है बार बार, ठीक है ना, तो वो भी मेडिकेशन नॉन एडहेरेंस का कॉज हो सकता है। ऐसे दवाओं से रिलेटेड भी कुछ फैक्टर्स हैं, जो दवा है वो क्या बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट, उसके बारे में उसमें क्या बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं,
ठीक है ना। तो पेशेंट क्या है, डर जा रहा है, दवाई नहीं खा रहा, बहुत ज्यादा उसको दिक्कत होने लग जा रही है, या तो फिर दवा क्या है बहुत ज्यादा महंगी है और गरीब जो लोग हैं, गरीब पेशेंट है, उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो भी क्या है नॉन एडहेरेंस हो सकता है। ऐसे क्या है बहुत ज्यादा दवाएं 20-25 दवाएं दे दी गई हैं खाने के लिए, तो ये भी एक मैटर हो सकता है। ऐसे क्या रूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या है नॉन एडहेरेंस का एक कॉज हो सकता है। यानी क्या है बहुत सारे लोग होते हैं जो दवा तो खा लेते ओरली लेकिन इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। ठीक है, तो अब बहुत सारे फैक्टर हो गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन से स्ट्रेटेजीज हैं, वो कौन से काम है जिसको हम लोग नॉन एडहेरेंस को क्या है काबू कर सकते हैं, कैसे काबू किया जाए। ऊपर पढ़े ना कि जो फैक्टर्स हैं, जो क्या कहते हैं, जो जिनकी वजह से नॉन एडहेरेंस हो रहा है, तो उन्हीं को अगर खत्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, नॉन एडहेरेंस का जो, तो नॉन एडहेरेंस पे हम लोग काबू पा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि जो भी पेशेंट है, अगर वो जब वो हॉस्पिटल से निकल रहा है तो उसको क्या है कि बहुत अच्छे से काउंसिल किया जाए, बहुत सारी उसको क्या है बहुत अच्छे से सिखाया जाए कि दवा कैसे आपको यूज करना है, ठीक। और दूसरी बात यह कि हॉस्पिटल के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, जो पेशेंट को दवाओं के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उनको भी ट्रेंड किया जाए कि कैसे काउंसलिंग किया जाता है, और उनके एजुकेशन, उनके क्या नॉलेज को भी बढ़ाया जाए, उनके स्किल को डेवलप किया जाए ताकि अच्छे से वो पेशेंट काउंसलिंग कर सकें, ठीक। हॉस्पिटल के अंदर क्या है स्टाफ भी पूरे क्या है अवेलेबल हो, जितनी जरूरत है जरूरत के हिसाब से। ऐसे जो दवाएं प्रिस्क्राइब की जा रही हैं वो सस्ती दवाएं प्रिस्क्राइब की जाएं। बहुत सारी जेनरिक दवाएं आती हैं जो सस्ते दामों में मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी की होती हैं। और जो काउंसलिंग हो रही है उसको ओरली भी करना चाहिए और रिटर्न फॉर्म में भी देना चाहिए, ठीक है ना। और पिक्टोग्राम भी यूज करना चाहिए, बहुत सारे जो सिंबल्स वगैरह बनते हैं उसको बना देना चाहिए, तो उससे भी क्या है नॉन एडहेरेंस को हम लोग काबू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी दे भी रखा पिक्टोग्राम, ठीक है। ऐसे क्या है जब आप पेशेंट को काउंसलिंग करें तो उससे फीडबैक भी लीजिए, उससे पूछिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डाउट वगैरह है तो उसके डाउट को क्लियर करिए। पेशेंट जो अपनी बात बता रहा है तो उसको ध्यान से सुनना भी है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसको सुनते नहीं, अपनी बके जा रहा है, अपनी बोले जा रहे हैं, तो इससे भी बचना चाहिए। तो इसके जरिए से भी हम लोग काबू कर सकते हैं। और जो बातें पेशेंट को बताई जा रही है उसको क्या है सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहिए। ये नहीं कि आपने जो किताब में जो भाषा पढ़ रखी है वही भाषा उसके भी यूज कर रहे हैं। अरे आपने पढ़ रखी है ना, पेशेंट ने तो थोड़ी पढ़ रखी है। और जो क्या कहते हैं काउंसलर है उसको ये चाहिए कि एंगर से बचे, यानी क्या गुस्सा ना हो, एकदम नॉर्मल होके काम करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन है, डिस्कस डिस्पेंसिंग प्रोसेस, गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस एंड डिस्पेंसिंग एरर्स एंड स्ट्रेटेजीज टू मिनिमाइज देम। काफी देर से पढ़ा रहा हूं, थक गया हूं बिल्कुल, अब बोलने को मन नहीं कर रहा है और मेरे वर्ड्स भी ना सही से निकल नहीं रहा है, मुंह से इधर उधर भाग रहे हैं। तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या होता है, डिस्पेंसिंग आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। और डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, कई बार 2 बार शायद आ चुका है इसी क्वेश्चन के अंदर। इसमें जो हम लोगों को पढ़ना हुआ है डिस्पेंसिंग एरर क्या होता है और कौन से स्ट्रेटेजीज हैं जिसके जरिए से हम लोग डिस्पेंसिंग एरर को कम कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे डिस्पेंसिंग एरर। डिस्पेंसिंग एरर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ए प्रिस्क्रिप्शन एंड द मेडिसिन दैट आर फार्मेसी डिलीवर टू द पेशेंट। डिस्पेंसिंग एरर क्या है, तो डिस्पेंसिंग एरर का मतलब होता है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में जो दवा लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग दवा न डिस्पेंस करके उसके अलावा कुछ और दवा डिस्पेंस कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर। अब ये जो प्रिस्क्रिप्शन है इसके अंदर जो दवाएं लिखी हुई हैं, जितनी क्वांटिटी में लिखी हुई हैं, अगर दवा को उस हिसाब से डिस्पेंस न किया जाए, यानी दवा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ और है और आप दे रहे हैं कुछ और, तो उसी को बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर। चूंकि क्या हो रहा है इसमें मिसमैचिंग हो रहा है, दवा कुछ और निकाली जा रही है, लिखा कुछ और हुआ और उसमें लिखा कुछ और है, तो ये मिसमैचिंग जो है, इसी मिसमैचिंग को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर। डिस्पेंसिंग एरर के क्या कॉजेज होते हैं, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। तो रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, यानी प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझा नहीं, आप दवा को डिस्पेंस करने वाले हैं, आपने उसको दवा को अच्छे से, आपने प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से समझा नहीं, तो एक रीजन ये होता है। ऐसे क्या होता है, पुअर हैंड राइटिंग ऑफ द प्रिस्क्राइबर, जो प्रिस्क्राइबर है उसने सही से लिखा नहीं, घसीटा मार रखा, वैसे ही समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो ये भी एक रीजन होता है। और तीसरा कॉज क्या होता है, लासा, यानी कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो देखने में भी एक जैसी होती हैं और उनको बोला भी एक जैसे जाता है कि लुक्स अलाइक एंड साउंड अलाइक, यानी जो दवा की पैकेजिंग है वो बिल्कुल सेम है। 2 दवाओं का क्या है, 2 अलग अलग दवाएं हैं लेकिन उनकी जो पैकेजिंग है वो सेम है और बोलने में भी किसी हद तक क्या है वो सेम होते हैं। दोनों को जो नाम है वो भी आपस में क्या है मिलते जुलते हैं, तो यहां से बहुत ज्यादा मतलब क्या है डिस्पेंसिंग एरर होने के चांसेस रहते हैं।
और क्या होता है नॉन कोऑपरेटिव स्टाफ, ये जो स्टाफ है वो क्या अनट्रेंड है, वो सही से काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी डिस्पेंसिंग एरर आ जाता है। ऐसे क्या कहते हैं गलत तरीके से दवा को लेबल कर दिया गया, यानी मैन्युफैक्चरर कंपनी ने ही क्या है दवा को गलत तरीके से क्या कहते हैं लेबल कर दिया। मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ एब्रीविएशन, या जो बहुत सारी एब्रीविएशन होती हैं यानी शॉर्ट फॉर्म होता है उसको नहीं समझ पाता है, तो उसकी वजह से भी डिस्पेंसिंग एरर आ जाता है। ठीक, अब क्या स्ट्रेटेजीज हैं उसको मिनिमाइज करने के लिए, तो सबसे पहले क्या है करेक्ट इंश्योरिंग करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। तो सबसे पहले गड़बड़ी कहाँ होती है कि जो डॉक्टर है वो क्या करता है, कभी कभार ऐसा होता है कि डॉक्टर बोलता है और उसका जो असिस्टेंट है वो उसको लिखता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो उसने बोला कुछ और इसने सुन लिया कुछ और, लिख दिया कुछ और, तो इसकी वजह से भी क्या होता है डिस्पेंसिंग एरर होगा। तो डिस्पेंसिंग एरर को अगर रोकना है तो फिर क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन को भी क्या है कंट्रोल करना पड़ेगा, यानी जो प्रिस्क्राइबर है उसको चाहिए कि वो खुद लिखे अपने हाथ से। तो इस तरीके से भी क्या है इसको कम किया जा सकता है डिस्पेंसिंग एरर को। और क्या बीइंग केयरफुल अबाउट लासा ड्रग, और जो लासा ड्रग्स हैं उनके बारे में केयरफुल होना चाहिए, ठीक है, उनको ध्यान से डिस्पेंस करना चाहिए। जैसे क्या है बीइंग केयरफुल विद डेसिमल पॉइंट्स, जीरोज एंड एब्रीविएशन, ऐसे जो क्या कहते हैं डेसिमल पॉइंट्स हैं जो जीरो वगैरह होते हैं एब्रीविएशन होते हैं उनको बहुत केयरफुली देखना चाहिए, ठीक है ना। कई बार जीरो लगा होता है डेसिमल के बाद, तो अब मान लीजिए लिखा हुआ है 20 डॉट फिर 00, ठीक है, तो 20 अब वो कितना है वो 20 mg है, लेकिन वो जो डॉट है वो आपने ध्यान नहीं दिया और आपने उसको 200 mg बना दिया, ये भी एक डिस्पेंसिंग एरर हो जाएगा। तो जो पॉइंट्स होते हैं या तो जो डेसिमल पॉइंट हैं, जो जीरोज होते हैं या जो एब्रीविएशन होते हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसे क्या रेड्यूसिंग डिस्ट्रैक्शन करना, और जो डिस्ट्रक्शन है जो आदमी को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसका ध्यान बटा रही हैं तो उससे भी बचना चाहिए। यानी ये नहीं कि एक ही वक्त में दवा भी डिस्पेंस कर रहा है और मोबाइल पे बात भी कर रहा है और कंप्यूटर भी चला रहा है और दवा भी डिस्पेंस कर रहा है, तो एक ही बात में एक ही टाइम पे ना मल्टीटास्किंग की वजह से भी क्या है मल्टीटास्किंग की वजह से भी क्या है डिस्पेंसिंग एरर आ जाता है। तो आदमी को क्या है एक एक काम करना चाहिए, ठीक। और क्या है रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड बैलेंसिंग हैवी वर्कलोड। और फार्मासिस्ट और अगर फार्मेसी है तो वहां पे जो वर्कर हैं जो काम करने वाले लोग हैं उनको ना स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहिए। हर वक्त डांटते रहेंगे तो वो स्ट्रेस में रहेंगे तो वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, तो वहां से डिस्पेंसिंग एरर होगा। तो उनका वर्कलोड है उसको भी कम करके रखना चाहिए, बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाएगा तो भी नहीं कर पाएंगे। और जो दवा और क्या है दवा को प्रॉपर तरीके से क्या कहते हैं स्टोर करना चाहिए। अगर गलत तरीके से स्टोर कर दिया जाएगा, इसकी जगह पे उसको रख दिया, उसकी जगह पे इसको रख दिया, तो इसकी वजह से भी क्या है डिस्पेंसिंग एरर आ जाता है। और एक चीज और आप कर सकते हैं डिस्पेंसिंग एरर को रोकने के लिए, केयरफुली चेकिंग ऑल द प्रिस्क्रिप्शन। जो भी प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो उसको आप बहुत अच्छे से चेक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जब दवा डिस्पेंस करने जा रहे हैं, आपने दवाओं को निकाल रखा है तो फिर रीचेक करेंगे, मिलाएंगे कि जो दवा इसके अंदर लिखी हुई है वही दवा मैं निकाल रहा हूं या कोई और दवा निकाल रहा हूं। और अगर पेशेंट आपके साथ पास में है तो कभी उससे आप पूछ भी लीजिए, अगर आपको लगता है तो उसके सिम्टम्स वगैरह की वजह से, उसकी बीमारी की वजह से कि ये दवा उसके लिए मुनासिब है कि नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर ही दवा गलत लिख देता है, तो ये भी पूछ लेना चाहिए कि क्या बीमारी है, उसके हिसाब से देखें कि ये दवा इससे रिलेटेड है कि नहीं है। तो इस तरीके से डिस्पेंसिंग एरर को कम किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये जो आपके 15 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए हैं। और मेरा मानना यह कि अगर आप इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप एग्जाम दीजिए, मेरी दुआ है कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आप जिस भी स्टेट से हैं, जब वहां पे आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसकी एक क्लियर फोटो लेके अपने पेपर की मुझे टेलीग्राम पे, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे नहीं प्लीज, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब भीड़ हो जाती है तो मैं देख भी नहीं पाता हूँ सारे मैसेज। तो आप टेलीग्राम पे जाइए SR फार्मेसी करके, वहां से आप मुझे पर्सनली क्या है मैसेज कर दीजिए। आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर करिए, इसलिए कि वहां पे जो चीजें रहती हैं वो पड़ी रहती हैं, व्हाट्सएप में डिलीट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो आप मुझे टेलीग्राम पे अपना क्वेश्चन पेपर जरूर भेज दीजिएगा, उससे बहुत सारे लोगों को हेल्प हो जाती है। जो नेक्स्ट ईयर में आने वाले लोग हैं उनको भी बहुत मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उनको भी क्या उससे फायदा वो लोग उठा सकते हैं। आप साथ में ये भी लिखिएगा किस यूनिवर्सिटी का और किस स्टेट का है और क्लियर फोटो दीजिएगा। और अगर आप PDF बना के देते हैं क्लियर तो मुझे और आसानी हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।